स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम लोग डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो डिवीजन के ऊपर बेस होगी। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और इस वीडियो में आज हम जो लोग देखेंगे वो चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, पहला वाला चैप्टर हम लोग पहले वाले वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें सेकेंड वाला चैप्टर जो आपका मेन रूप से बेथेल फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और गॉस की प्रमेय के ऊपर डिपेंड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग काफ़ी पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी स्थान पर अगर आपकी वैद्युत क्षेत्र की समांतर बल रेखाएं दे रखी हैं, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, और इस वैद्युत क्षेत्र में से कोई काल्पनिक पृष्ठ अगर बंद पृष्ठ है, तो उसमें से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको दिखाते हैं फाई ई से। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स भी है आपके पास और मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो आप ध्यान रखें, इस समय आप पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका इंडिकेशन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। यहाँ पर जो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जब हम इस पूरे का समाकलन करेंगे, यानी इस पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, तब वहाँ पर हम उस पृष्ठ क्षेत्रफल का समाकलन कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच में जैसा आप सामने देख रहे हो कि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस डॉट प्रोडक्ट को जब आप हटाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक कॉस थीटा आता है। और कॉस थीटा जो है वो ये आपकी डायरेक्शन बताता है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर ये समांतर दे रखा हो तो 90 माइनस करके लगाते हैं। ठीक है, लंबवत दे रखा हो तो 0 डिग्री लगाइए, समांतर दे रखा है तो 90 डिग्री लगाइए। ठीक है, या उसका एंगल जो भी दे रखा हो उसको आप 90 माइनस करके चलेंगे। और इसमें आपको इसकी भाषा पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो फाई इक्वल्स टू आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लेते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्रों के बारे में और बात आ जाए। ठीक है, तो यह कैसी राशि है? यह एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक अदिश राशि है। मात्रक अगर आप इसका निकालना चाहते हैं, ठीक, तो मात्रक जो उसका निकलेगा वोल्ट इंटू मीटर निकलेगा। वोल्ट इंटू मीटर के लिए आप देख लीजिए कहाँ से निकाला। तो उसके लिए आप यहाँ से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी। ठीक है, ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी, और एरिया तो है ये साथ में। तो इसका जो मात्रक आप लिखेंगे तो v का वोल्ट, d दूरी दे रखी है, मीटर आया नीचे, एरिया दे रखा तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर से एक मीटर कैंसिल हुआ, जो रह गया वो केवल कितना बचा? वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका एक मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसका मात्रक एक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर इसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात की जाए तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके का ये हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी आपको यहीं पर साथ में हल करके दे रखे हैं कि अगर हम मान के चलिए कि ई का कहीं पर दे रखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप दे रखा हो, और कहीं पर अगर उसने एरिया दे दिया कि इसमें एरिया आपका माइनस कंसीडर कर लीजिए माइनस का 2j है। ठीक है, इसमें पूछेगा कि इससे निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो उस यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है जी, तो फाई इक्वल्स टू आप लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और आप यहाँ पर सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब जे का वेक्टर दे रखा है तो केवल जे का जे में मल्टीप्लाई होगा, अदर टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो -2 का +4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 8 आएगा। ठीक है, इतना 8 वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसी तरह के करस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे वो आप इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सीधा मतलब आपका यहाँ पर समझने का ये था कि इससे अगर नेट फ्लक्स बाहर निकालना है तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके हम मान को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर किसी घन की बात की जाए, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है और उसमें कोई क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, कोई क्यूब के 6 सरफेसेज होंगे, और उस 6 सरफेस में से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान अगर वो आपसे जानना चाहे तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसके 6 फेसेस जो हो गए, 6 फलक हुए इसके, 6 फलक। और अगर यह किसी वैद्युत फील्ड में रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, और इसके सेंटर पर, ठीक है, कोई चार्ज रखा हुआ क्यूब, तो इसके निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसने एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछा है या संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। अगर संपूर्ण घन से क्यूब से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा हो तो सीधा सीधा फाई की वैल्यू जो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K से निकल आएगी। और अगर किसी एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा हो तो कुल में आपको, यानी टोटल वाले में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसका कारण ये है कि इसके 6 फलक हैं। ठीक है, तो 6 फलक होने के कारण एक पृष्ठ से कितना निर्गत हुआ, तो टोटल में अगर 6 का हम डिवीजन कर दें तो हमको एक फेज से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान पता चलेगा।
अब इसके बाद जो बात आती है गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम पे देख लेते हैं। गॉस थ्योरम जो है वो इसी से निर्गत विद्युत फ्लक्स के बारे में आपसे चर्चा करती है। गॉस थ्योरम का जो वैल्यू है उसका कहना स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश रखा हुआ है उसका 1/ε0 k गुना होता है। ठीक है, तो फाई की जो वैल्यू आपने ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाली, अगर गॉस प्रमेय की आप हेल्प लें तो गॉस प्रमेय भी आपकी इसी में हेल्प करती है कि Q/ε0 k। तो Q जो चार्ज रखा हुआ किसी बंद सरफेस के भीतर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप फाई की जो ई की वैल्यू है वो इसी तरह में दोनों के मानों को देकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाई का अगर एक जर्नल कॉम्बिनेशन निकाला जाए तो वो समीकरण ये आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू फाई होता है, और यही फाई किसके बराबर होता है Q/ε0 k के इक्वल भी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी के डेरिवेशंस आपके कई सारे दे रखे हैं। ठीक है, कई बार बोर्ड परीक्षा में इसका आर्टिकल भी पूछा गया है, जैसे 1418 में 2014-18 में भी इस प्रश्न को रखा गया है। तो अब इसमें आप दोनों का ही काम कर सकते हो। आप जैसे इक्वेशन लिखी देख रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से आप गॉस थ्योरम का भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका निगमन कर सकते हैं, और गॉस की थ्योरम के सहायता से हम किसी भी पॉइंट पर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है या इंटेंसिटी कितनी होगी उसका भी मान पता कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं, देखते हैं। तो ये था गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा अब आप किस प्रकार से इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ इस समय कर रहे हैं रिवीजन, और हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो उसमें हम लोग पढ़ने आ रहे हैं अब गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। ठीक है, तो उसके डेरिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सरफेस बना लें और उस सरफेस में से किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कर लें, किसी भी सूक्ष्म क्षेत्रफल को आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कंसीडर कर लिया ये सूक्ष्म क्षेत्रफल जिसको हमने इंडिकेट कर दिया डी ए से। ये वाला जो डी ए क्षेत्रफल है ये इसके सेंटर पे एक कोण बना रहा है, स्टेरेडियन से हम घनकोण कहते हैं, इसको दिखाते हैं डी ओमेगा से। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने रेडियस आर से कंसीडर कर ली। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दिशा, और जब आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे तो इससे जो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इसी दिशा में। और अगर आप थीटा कोण बनाते हुए भी निकालना चाह रहे हैं तो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट बाई थीटा। ओके, तो सबसे पहले जैसे अभी आपने देखा था कि ई फाई इक्वल्स टू किसके था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अभी हम निकलने वाले सूक्ष्म फ्लक्स की बात कर रहे हैं। डी फाई की बात अगर हम यहाँ पर करें तो डी फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर। देखिए इंटीग्रल साइन हमने अभी नहीं लगाया, आप इस बात को समझ लीजिएगा। तो इसमें जो थोड़ी सी भाषा लिखी जाएगी उस भाषा को भी आप मान के चलिए कि आप ये लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है और इसके कारण r दूरी पर कोई एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसकी हम कल्पना करते हैं डी ए, और ये सारा जो आवेश है चारों तरफ से कैसा है, बंद है, कवर्ड है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा जो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ई का मान निकालना है, और आप कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ ही चुके हो कि ई का जो मान है वो 1/4πε0 Q/r² के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, अगर ये आप मान के चलते हो कि वायु में रखा हुआ है तो k बराबर 1 रख लीजिए, आइदर मीडियम मान के चलते हो तो k आएगा Q/r²। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो डी फाई वैल्यू जो आपके पास आएगी 1/4πε0 k और Q/r², दिस वैल्यू इक्वल्स टू डी ए। और डी ए को भी बहुत अच्छा रहेगा, डी ए कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटा दीजिए, दिस इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ले लें, डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ये वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, ये वैल्यू बराबर होती है घनकोण के। ठीक है, सूक्ष्म घनकोण का मतलब वही है कि यहाँ पर इस सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू किसके बराबर, डी ओमेगा के बराबर। अब इस पूरे फैक्टर की जगह पर डी ए कॉस थीटा की जगह पर पूरा माना प्लेस करेंगे, डी फाई इक्वल्स टू, ठीक है, Q/4πε0 k, और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी ओमेगा के बराबर आ गई। ये फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स निकला ये केवल सूक्ष्म क्षेत्रफल में से केवल इतने भाग से निकल रहा है। ठीक है ना, आपको पता क्या करना है, इस पूरे एरिया से कितना निकल रहा है, क्योंकि इस चार्ज को कवर करने वाला ये पूरा पृष्ठ है। और एक चीज़ को ध्यान रखिए, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 2D द्रव्य में ये नहीं है, 3 डायमेंशनल, जैसे एक तरबूज या केक।
ठीक है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा उसके सेंटर पर कितना कोण बनेगा। भाई एक तरबूज यानी वाटरमेलन को आप लेके आए और उसके ऊपर एरिया बना के उसका कट पीस निकाल लें, ठीक है, तो वहाँ पर जो एंगल बनना है दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये वहीं पर कल्पना की गई है, 2 डायमेंशनल नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ अगेन मैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर निकलने वाले टोटल फ्लक्स का मान निकालना है। तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल करेंगे आप किसका, डी फाई का, और डी फाई का इंटीग्रल करने के बाद ये पूरा फैक्टर एज इट इज लिख लीजिए, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड दिस इज डी ओमेगा। अब Q फ्री है इंटीग्रल से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट, जो नियतांक है उनको बाहर निकाला, अंदर रह जाएगा आपका डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल। अब टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, ठीक है, तो संपूर्ण घनकोण कितना होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3D की, तो यहाँ पर Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और टोटल वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई। ठीक है ना, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हुआ, यानी निर्गत यानी आउटकमिंग फ्लक्स कितना रह गया, फाई इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, फाई इक्वल्स टू कितना बचा आपके पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही आपकी गॉसेस थ्योरम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सहायता से हमने निर्गत विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति करी गॉस के नियम की। एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमने किया एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा डी ए, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ इसको ब्रेक कर लिया, डॉट प्रोडक्ट लगा के कॉस थीटा के टर्म्स में चेंज कर लिया, और ई की जो वैल्यू है वो एक प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी पता कर ली, और ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा को डी ओमेगा यानी घनकोण के बराबर रख दिया, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस किया। और संपूर्ण घनकोण निकालने के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपने पूरे समीकरण का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, ये इंटीग्रल कर दिया। उसके बाद डी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर लगा दी, 4 पाई के बराबर। इस पूरा संपूर्ण घनकोण किसी भी गोले के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। तो वहाँ से इसको सॉल्व करके फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे कि अब इसके एप्लीकेशन चलेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं।